जय हिंद दोस्तों। आज हम कंप्यूटर की क्लास तरीके में असेंबलर के बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कंप्यूटर में असेंबलर के बारे में जानें। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर उस प्रोग्राम को आसानी से समझकर उसके अनुसार कार्य कर सके। असेंबली भाषाएं में लिखे गए निर्देश, जो सोर्स कोड कहलाता है, इनपुट के रूप में लेता है तथा उसे कंप्यूटर को समझ में आने वाली मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। असेंबलर सोर्स कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, उसके बाद यह ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर प्रोग्राम की सहायता से मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। यह इस कंपाइलर की तुलना में कमतर होता है तथा इसमें डिबगिंग अर्थात त्रुटियों की पहचान करता है मुश्किल होता है। यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में नहीं बदलता। GS, GNU, MASM, TASM आदि असेंबलर के उदाहरण हैं। चलो आगे। कंपाइलर यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जैसे बेसिक C++, जावा आदि का मशीनी भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कंप्यूटर उसे समझ सके। कंपाइलर वह प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जैसे C++, जावा आदि में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर इन सोर्स कोड को बाइनरी ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर समझ सकता है। इस प्रकार कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने का कार्य करता है। कंपाइलर असेंबली की तुलना में कई ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि यह सभी प्रकार की सीमाओं, प्रयासों तथा त्रुटि आदि की जांच करता है। कंपाइलर एक्जीक्यूशन में इंटरप्रेटर की तुलना में काफ़ी कम समय लेता है। एक बार प्रोग्राम को कंपाइलर करने के बाद उसे बार बार कंपाइलर करने की ज़रूरत नहीं होती। यह पूरे सोर्स कोड इनपुट के रूप में लेता है, समस्त प्रकार की जांच करने के बाद त्रुटियों की सूचना प्रस्तुत करता है। संपूर्ण त्रुटि के निराकरण के बाद ही यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कोड में परिवर्तित करके प्रदान करता है। प्रोग्राम में कोई परिवर्तन किए जाने पर संपूर्ण प्रोग्राम को फिर से कंपाइलर करना आवश्यक होता है। अब आगे बात करें इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम के समस्त निर्देशों, स्टेटमेंट को एक साथ परिवर्तित न करके उसकी एक एक लाइन को परिवर्तित करता है एवं रन करता है। बेसिक, पाइथन, पर्ल, VB, पोस्ट स्क्रिप्ट, लिस्प आदि लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का
उपयोग किया जाता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को लेकर सबसे पहले उसी इंटरमीडिएट कोड में परिवर्तित करता है एवं इसके बाद उस इंटरमीडिएट कोड को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। यह इंटरमीडिएट कोड असेंबली कोड की तरह ही होता है। जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उतनी बार इंटरप्रेटर प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश की जांच करके मशीनी कोड में परिवर्तन करता है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर की तुलना में अधिक समय लेता है। इंटरप्रेटर में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न नहीं होता। इंटरनेट सूचना एक संचार तकनीकी की आधुनिकतम प्रणाली है। यह संपूर्ण विश्व में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क जिसकी माध्यम में एक कंप्यूटर विश्व के किसी भी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। मूलतः यह आपस में जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इस विशेष पहचान को आईपी एड्रेस कहा जाता है। इसको याद कर लेना। वर्तमान समय में आईपी एड्रेस के 2 संस्करण प्रचलन में हैं। IPv4 में 32 बिट, IPv6 128 बिट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट प्रादुर्भाव 60 के दशकों में लगभग 1962 से 1969 के बीच में हुआ। इंटरनेट का प्रयोग इसको सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने बनाया था। दुनिया के सबसे पहले इंटरनेट का नाम अपरेंट था, जिसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क था। इसका उपयोग सबसे पहले 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक संदेश भेजने के लिए किया गया। इसके बाद यह लगभग सन 1972 विश्व के अनेक देशों तक पहुंच चुका। कालांतर में इसका नाम बदलकर इंटरनेट कर दिया। इंटरनेट बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है जिसे सर्च इंजन की सहायता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग व्यावसायिक, विज्ञापन, व्यापार के रूप में बहुतायत से किया जा रहा है। मनोरंजन के अनेक संसाधन जैसे संगीत, कहानियाँ, वीडियो आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है। साथ ही ईमेल, सोशल मीडिया, ब्लॉग, चैट, फोरम जैसी अनेक सुविधाएं इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है। इंटरनेट से विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित किया जाने की विधि भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में प्रचलन में आ रही हैं। उपयुक्त विशिष्टताओं एवं लाभ के बावजूद भी इंटरनेट की कुछ हानियां भी हैं। वायरस जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम अनेक तरह से कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस की सहायता से किसी कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी को चुराया जा सकता है या अन्य अधिकृत के रूप में सार्वजनिक किया जा सकता है, मतलब पब्लिक किया जा सकता है। इंटरनेट के द्वारा हैकिंग कर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है तथा एंटीवायरस एवं फायरवॉल के उपयोग एवं सामान्य सतर्कता से इन संभावित दुष्परिणामों से बहुत हद तक बचा भी जा सकता है।
जो है इंटरनेट। अब बात करेंगे दोस्तों ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक प्रकार का डिजिटल संदेश होता है जिसकी सहायता से इंटरनेट का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति अथवा संस्था से संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ईमेल में टेक्स्ट फाइल, चित्र या कोई स्लोगन भी हो सकता है। ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। सामान्यतः इंटरनेट पर अनेक मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। पहला ईमेल संदेश 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा। रे टॉमलिंसन ने ही ईमेल हेतु सर्वप्रथम चिह्न का चयन किया और इन्हें ईमेल का आविष्कारक कहा जाता है। दोस्तों इस लाइन को याद कर लेना। सोशल मीडिया की बात करें। सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए चलने वाली ऐसी सेवाएं हैं जिसके जरिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के साथ जुड़कर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। विभिन्न सोशल वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन आदि के समूह को सोशल मीडिया कहा जाता है। इस प्रकार के एप्लीकेशन अथवा वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना प्रोफाइल बना सकता है तथा अन्य लोगों से जुड़ने के लिए अनुरोध कर सकता है। सोशल मीडिया के लाभ। कनेक्टिविटी सोशल मीडिया के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक कनेक्टिविटी है। यह असंख्य उपयोगकर्ताओं को किसी भी स्थान से किसी भी समय कनेक्ट कर सकता है। सोशल मीडिया और इसकी कनेक्टिविटी के माध्यम से जानकारी को दुनिया भर में भेजा जा सकता है और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना भी आसान हो जाता है। सोशल मीडिया एक दूसरे के बीच निकटता और बंधन की भावना पैदा करता है। शिक्षा। सोशल मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध हुआ। यह दुनिया भर के शिक्षकों और विशेषज्ञों को विद्यार्थियों से जोड़कर सिखाना आसान बनाता है। यह ज्ञान और रचनात्मक को बढ़ावा देकर कौशल में सुधार करने में भी मदद करता है। यह सीखने की प्रक्रिया में लचीलापन पैदा करता है जहाँ शिक्षा और शिक्षक अपने समय की उपलब्धता के आधार पर जुड़ सकते हैं। सूचना और अपडेट। सोशल मीडिया के माध्यम से आप दुनिया में या किसी के जीवन में होने वाली किसी भी घटना की जानकारी से खुद को अपडेट कर सकते हैं। टेलीविज़न, रेडियो या समाचार पत्रों के अलावा सोशल मीडिया सामग्री संसाधनों की सही तस्वीर दिखाकर आपको सही जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। यह विश्व स्तर पर वास्तविक दुनिया को प्रदर्शित करने में मदद करता है। 4 की बात करें, जागरूकता। सोशल मीडिया लोगों के मन में जागरूकता पैदा करता है। यह सूचना के माध्यम के रूप में कार्य करता है जो लोगों को नवाचार करने तथा कौशल और ज्ञान की वृद्धि के माध्यम से सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरों के साथ कुछ भी साझा करें। सोशल मीडिया आपकी पसंद का कुछ भी पोस्ट करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। यह किसी व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ाता है
तथा इसे अनेक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव। सोशल मीडिया के कुछ दुष्प्रभाव निम्नानुसार हैं। सामाजिक भावनात्मक संबंध को प्रभावित करता है, तार्किकता को कम करता है, किसी भी भाव को आहत करता है, समझ और विचारशीलता की कमी, पारिवारिक गुणवत्ता की समय की कमी, साइबर बुलिंग तथा हैकिंग, एकाग्रता में कमी। सोशल मीडिया के प्रकार। इंटरनेट पर सोशल मीडिया की अनेक साइट तथा एप्लीकेशन उपलब्ध हैं। इन्हें निम्न मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, ब्लॉग, बिजनेस नेटवर्क, एंटरप्राइज सोशल नेटवर्क, फोरम, माइक्रो ब्लॉग, फोटो शेयरिंग, सोशल गेमिंग, वीडियो शेयरिंग, सोशल बुकमार्किंग, सोशल नेटवर्क। ई गवर्नेंस का अर्थ नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वय प्रयोग किया जाना। यहाँ ई गवर्नेंस में ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं की वृद्धि तथा इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के कारण ई गवर्नेंस का उदय हुआ। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 में चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा तथा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई। इसके अंतर्गत शासन की कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआईएस के लिए डेटा रिपोजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स, भूमि, स्वास्थ्य आदि का कंप्यूटरीकरण किया जा सकता है। ई गवर्नेंस में नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन सम्मिलित है। यह ऑनलाइन सेवाओं के अंतरिम, सरकार की योजना के प्रचार प्रसार, उनकी सफलता के लिए आईटीआई उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों को भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई जनमत संग्रह आदि सम्मिलित है। वर्ष 1971 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विभाग केंद्र एनआईसी ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च एनईटी राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम था। ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार तथा व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार। ई गवर्नेंस में सहभागिताओं के प्रकार निम्नानुसार हैं। G2G यानी सरकार से सरकार। इस प्रकार के ई गवर्नेंस में सरकारी विभाग एवं
एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक राज्य शासन दूसरे राज्य शासन तथा केंद्र से भी जानकारी साझा कर सकता है। सर्विस डिलीवरी गेटवे और मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे प्रमुख बुनियादी ढांचा घटक है। महत्वपूर्ण सहयोगी घटकों में सुरक्षा, मानव संसाधन, नागरिक जुड़ाव, सोशल मीडिया के साथ साथ मेटा डेटा, इंटरऑपरेटिबिलिटी, इंटरप्रोज आर्किटेक्चर, सूचना सुरक्षा आदि से संबंधित मानव नीतियाँ और निर्देश सम्मिलित हैं। नई पहलों में प्रमाणीकरण के लिए ई प्रमाण तथा जीआई क्लाउड पर आधारित ढांचा शामिल है, जो ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ सुनिश्चित करेगी। ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आयकर रिटर्न को फाइल किया जाना, आधार कार्ड, शासकीय नौकरियों में आवेदन, रेल तथा बस हेतु टिकट बुकिंग तथा आरक्षण के साथ साथ विद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रवेश जैसी अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई गवर्नेंस की सहायता से शासकीय कार्यालयों में पारदर्शिता के साथ साथ कार्य में तेजी, जवाबदेही, लागत में कटौती जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। तथापि इस योजना से सरकार, नागरिक, व्यावसायिक एवं कर्मचारी को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई, परंतु इसकी ओर अधिक सफलता हेतु इस योजना की सामान्य वर्ग तथा पहुंच में कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या जैसी चुनौतियों को सामना किया जाना आवश्यक है। विभिन्न उपयोगी पोर्टल, साइट तथा वेब पेजेज केंद्र तथा मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ अन्य उपयोगी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों के विभिन्न उपयोगी पोर्टल, साइट तथा वेब पेजेज निम्नानुसार हैं। ये दोस्तों साइट है हैज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यह वेबसाइट का आधिकारिक URL है। इस वेबसाइट पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सूचनाओं, परिणामों तथा नियमों निर्देशों का प्रकाशन किया जाता है। सर्विस डिलीवरी गेटवे ऑफ मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे प्रमुख बुनियादी ढांचा घटक है। महत्वपूर्ण सहयोगी घटकों में सुरक्षा, मानव संसाधन, नागरिक जुड़ाव, सोशल मीडिया के साथ साथ मेटा डेटा, इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, सूचना सुरक्षा आदि से संबंधित नीतियाँ निर्देश की गई हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन वोटर कार्ड, दोस्तों ये हो गया। आगे बात करें, यह संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट का आधिकारिक URL है। इस वेबसाइट पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सूचनाओं, परिणामों तथा नियम निर्देशों का प्रकाशन किया जाता है। ये upsc.online.nic.in इस वेबसाइट से संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट इन, यह भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है। www.rbi.org.in, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट है। sbi.com.in, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट है, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित लोन खाते, विभिन्न योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 7 की बात करें, MP गवर्नमेंट इन, यह मध्य प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, शासन की सूचनाओं
आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। www.irctc.com इन यह IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट है, जिसकी सहायता से बस, रेल तथा वायुयान से यात्रा हेतु आरक्षण किया जा सकता है। www.india.gov.in यह भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल है, जिस पर भारत सरकार से संबंधित सूचना तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। विकास एवं अनुसंधान DRDO की आधिकारिक वेबसाइट है। डिजीलॉकर गवर्नमेंट इन डिजीलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज, वॉलेट को प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तथा पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। उड़ाई गवर्नमेंट यह पोर्टल आधार कार्ड के निर्माण एवं उसमें संशोधन जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। WWNCS गवर्नमेंट इन यह भारत सरकार की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाने वाला पोर्टल है। यहाँ NCS का अर्थ नेशनल करियर सर्विस है। यह पोर्टल विभिन्न रोजगार एवं रिक्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना एवं आवेदन पत्र भरवाने जैसे कार्य करता है। 14 की बात करें www.government.in यह भारत सरकार के टेली कम्युनिकेशन विभाग की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण वेबसाइट की लिंक उपलब्ध है। नीति गवर्नमेंट इन यह नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है। G2C यानी सरकार से नागरिक इस वर्ग के गवर्नेंस में नागरिक विभिन्न सरकारी कार्य जैसे आयकर रिटर्न जमा, रेल, बस या वायु के